Welcome to Quick No Free Online Academy Chemistry, where learning starts with a spark. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 7 केमिस्ट्री क्लास 10th। आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 का जो है लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम आज जो है पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट क्या कहती है? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन कैसे होता है कि ए जब रिएक्ट करेगा बी से तो हमें क्या मिलेगा? हमारे पास जो है हमें मिलेगा C+D। यानी कि जब ए और बी दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास C और D जो है वो प्रोडक्ट साइड पे बनेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए और बी जो है ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये कौन सी साइड है? रिएक्टिंग साइड, जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और ये जो C और D बन रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अब लॉ ऑफ मास एक्शन ये जो है ये किसके बुनियाद पर है? ये यानी कि किस चीज़ के लिए दिया गया है? लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली ये जो बात कर रहा है ये सिर्फ रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि हमें प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करनी। यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन में सिर्फ हमें रिएक्टेंट के बारे में बात करनी है। अब रिएक्टेंट में क्या बात करनी है? अब स्टूडेंट यहाँ पे ये तो हो गया ए और बी दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके मोल्स हमें कैसे पता चलेंगे? मोल्स जो इनके आगे जो कोफिशिएंट होगा, यानी कि ए का जो कोफिशिएंट है स्मॉल ए इसके आगे, और बी का जो कोफिशिएंट है इसके आगे जो है स्मॉल बी, यानी कि जो हमारे पास सिंबल है, सिंबल के आगे जो भी नंबर आता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट है ये हमारे होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ए और बी जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। अब इस रिएक्टेंट के जो आगे जो भी कोफिशिएंट यानी जो भी नंबर आएगा उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो वो कोफिशिएंट हमारे क्या होते हैं? वो मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि 1 सेकेंड में रिएक्शन कितना होगा। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि 1 सेकेंड में रिएक्शन कितना होगा, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट होगा। वो किसके इक्वल होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। यानी कि ये जो रिएक्ट कर रहे हैं इन दोनों सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है उनसे क्या होगा? उनकी प्रोडक्ट से क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे देखें मैथमेटिकली स्टूडेंट, यहाँ पे देखें क्या कह रहा है कि मैथमेटिकली के रेट ऑफ रिएक्शन, आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? ये कौन सी निशानी है? ये डायरेक्टली, ये किसकी निशानी है? डायरेक्टली। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट सब्सटेंस से, यानी कि रिएक्टेंट जो सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन से। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट का हमने कल ही मतलब समझा है, यानी कि कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट सब्सटेंस की जो भी कंसंट्रेशन है उससे क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जब डायरेक्टली में यहाँ पे इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन को इसको जब हम हटाएंगे तो इसके आगे इसकी जगह पे हम इक्वल लिखेंगे, और इसके साथ आ जाएगा कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब वो हम हटाते हैं तो उसकी जगह हम इक्वल देते हैं, और इक्वल के साथ साथ हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। उस टॉपिक के हिसाब से, उस साइंटिस्ट के हिसाब से हर किसी का अपना अपना एक कांस्टेंट होता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में जो है कांस्टेंट वो क्या है? के एक क्या है? कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखें के आ गया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हमने क्या कर दिया? इक्वल लगाया, उसके बाद कांस्टेंट दिया। अब यहाँ पे के क्या है? के क्या है? रेट कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो है लॉ ऑफ मास एक्शन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, लॉ ऑफ मास एक्शन।